कहानी एक घने और बेहद डरावने जंगल से शुरू होती है। एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा है। उसकी आंखों में केवल इस जंगल से निकलने की उम्मीद है। जंगल इतना घना है कि चारों ओर सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आदमी सूरज की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे सूरज ढलने लगता है और जंगल में अंधेरा छाने लगता है। फिर भी वो आदमी भागना नहीं छोड़ता। भागते भागते वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहां से कोई वापस नहीं जा सकता। इस बोर्ड पर 108 नंबर भी लिखा है, जिसे देखकर आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है, पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल जाता है। अचानक सारे परिंदे पक्षी डरकर एक साथ उड़ जाते हैं। उस आदमी ने कई मील का सफर तय किया था, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है जिससे जंगली जानवर भी डर रहे हैं। डर के मारे वो आदमी और तेजी से भागने लगता है। कई घंटों तक भागने के बाद वो आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक जाता है और उसके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, क्योंकि उसके सामने फिर से वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था जिस पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लिखा हुआ था। अब आदमी को ये बात पूरी तरह समझ आ जाती है कि चाहे वो कितना भी भागे, वो इस जंगल से निकल नहीं सकता। इसलिए अब वो छिपने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। मजबूरन वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर तभी उस पेड़ की टहनी टूट जाती है और वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आ गिरता है। पेड़ से गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे काफी गहरी चोटें आई थी। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, अचानक जमीन हिलने लगती है और अजीब सी गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गईं। तभी अचानक कोई उसे खींचकर ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। इस घटना के ठीक 6 दिन बाद कहानी शहर में मीना नाम की एक लड़की पर केंद्रित होती है, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। तभी उसका बॉस आता है और मीना को एक सुनहरे तोते गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक चिड़ियाघर में डिलीवर करने का आदेश देता है। मीना अपने बॉस की बात मानती है और उस तोते को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ती है। मीना अपनी गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस चिड़ियाघर का लोकेशन सेट करती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पर कई सारे लोगों की गुमशुदा मिसिंग तस्वीरें देखती है। इसका मतलब था कि उस इलाके से कई लोग गायब हो चुके थे, लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते हुए मीना शॉर्टकट लेने का फैसला करती है और जंगल के रास्ते से गुजरती है, ताकि वो जल्दी से इस तोते को चिड़ियाघर तक पहुंचा सके। और वो जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंच जाती है। ये वही जगह है जहां हमने पहले एक आदमी को गायब होते देखा था। वहां आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसकी कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वो तोते के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहां आसपास किसी भी मदद का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वो वापस उस जगह पर लौट आती है जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहां से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वो उस जगह पर नहीं आई है जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह में खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर एक पॉइंट जगह एक ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन पेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। मीना को वहां आसपास किसी के होने का एहसास होता है। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पीछे आई, पर उसे वहां कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं और तेजी से भागती रहती है। एक बार फिर मीना इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है। अचानक वो बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। मीना के अंदर आते ही उस बूढ़ी औरत ने दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मीना एक अजीब कमरे में पहुंचती है, जहां एक बड़ा आईना मिरर लगा हुआ था। वहां पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मैडलिन था, एक लड़की कियारा और एक लड़का डेनियल। मैडलिन ने मीना से कहा कि बात करने का समय नहीं है और उसे जल्दी से उन लोगों के साथ आईने के सामने खड़े होने को कहा, क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना के पूछने पर कियारा बताती है कि ये अदृश्य प्राणी वॉचर्स कहलाते हैं। वे हर रात सूरज ढलने के बाद आईने के पीछे से उन्हें देखते हैं और सुबह तक वहीं रहते हैं। मीना के आने पर वॉचर्स खुश होकर ताली बजाने लगते हैं, जिससे मीना और भी ज्यादा घबरा जाती है। अगली सुबह जब वॉचर्स चले जाते हैं तो ये सब बाहर आकर जंगल में घूम सकते थे। मीना तुरंत वहां से निकलने का रास्ता खोजने लगती है। मैडलिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि मीना बाहर नहीं निकल पाएगी।
मैडलिन उसे चेतावनी देती है कि जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और अगर वो रात होने से पहले वापस नहीं आई तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मीना मैडलिन की बात नहीं मानती और अपने तोते के साथ आगे बढ़ती है। वो फिर से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न साइन देखती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो सूरज की दिशा में चलती रहती है, लेकिन रास्ता खत्म हो जाता है और वो खुद को एक पहाड़ की चोटी पर पाती है, जहां से दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। तभी मैडलिन उसके पास आती है और उसे बताती है कि ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार हैं। वो उसे जंगल में लगे हुए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के कई साइन दिखाती है, जो एक गोल घेरे में लगे हैं और उनके कमरे को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये बोर्ड उनके घर से आधे दिन की दूरी पर लगे थे। मैडलिन बताती है कि ये सब एक प्रोफेसर ने बनाया था, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। रात होने पर वे सब वापस कमरे में आ जाते हैं। कियारा वॉचर्स के सामने डांस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें ये पसंद है। इन लोगों को वॉचर्स के सामने बस एक ही बात का ध्यान रखना होता था, वे आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते थे। दिन के समय ये लोग शिकार करके अपना पेट भरते थे। अगले दिन कियारा मीना को बताती है कि वॉचर्स उन्हें सिर्फ देखते और ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान ने उन्हें देख लिया तो वो पागल हो जाएगा, क्योंकि वे बहुत ही डरावने दिखते हैं। कियारा मीना को गहरे गड्ढे दिखाती है, जहां दिन के समय वॉचर्स सूरज की रोशनी से बचने के लिए छिपते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा को जला देती है। कियारा बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ यहाँ आई थी और उसका पति 6 दिन पहले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने गया था। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि कियारा का पति वही आदमी था जिसे फिल्म की शुरुआत में खींचा गया था और जो अब मर चुका था। मैडलिन मीना को जिंदा रहने के लिए कुछ नियम बताती है। मीना को मैडलिन की बातों पर विश्वास नहीं होता। उस रात वो वॉचर्स को और जानने के लिए आईने के पास कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो उसे लगता है कि मैडलिन झूठ बोल रही है। वो नियम तोड़कर अपनी पीठ आईने की तरफ करके सो जाती है, जिससे वॉचर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और आईने को जोर जोर से मारने लगते हैं। मैडलिन उसे तुरंत आईने की तरफ मुड़ने को कहती है, जिससे वॉचर्स शांत हो जाते हैं। अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी वॉचर को देखा है। डेनियल बताता है कि जिसने भी वॉचर को देखा वो जिंदा नहीं बचा। मीना डेनियल को समझाती है कि ये सब मैडलिन की कहानियां हैं और उन्हें गड्ढों को देखना चाहिए, शायद वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और दोनों गड्ढों के पास पहुंच जाते हैं। मीना गड्ढे में रस्सी के सहारे उतरती है, जिसका दूसरा सिरा डेनियल पकड़े होता है। मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर एक गहरे गड्ढे में उतरती है, जिसका दूसरा सिरा डेनियल पकड़े हुए था, ताकि कोई अनहोनी होने पर वो उसे ऊपर खींच सके। गड्ढे में उसे बहुत सारे इंसानों का सामान मिलता है, जिसमें एक कैमरा और साइकिल जैसे जरूरत के सामान भी थे। जब मीना ऊपर आने का इंतजार कर रही थी, तभी उसे गड्ढे के अंदर हलचल महसूस हुई और एक वॉचर का हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ने लगा। लेकिन क्योंकि मीना धूप में खड़ी थी, वॉचर का हाथ धूप पड़ने पर जलने लगा। डेनियल जल्दी से रस्सी नीचे फेंकता है और मीना फौरन बाहर आ जाती है। डर के मारे वे दोनों अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं। मैडलिन उनसे सामान के बारे में पूछती है तो वे झूठ बोलते हैं कि ये उन्हें जंगल से मिला। मैडलिन, जो जंगल के बारे में अच्छी तरह जानती थी, समझ जाती है कि ये सामान गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है कि उसने गड्ढे में क्या देखा, लेकिन मीना कुछ नहीं बताती। मीना और डेनियल वॉचर्स को देखने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें गड्ढे में एक कैमरा मिला था। डेनियल कैमरे को टीवी से जोड़ता है ताकि वे वॉचर्स को देख सकें। मैडलिन उन्हें बार बार ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। उस रात वे वॉचर्स के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। टीवी पर उन्हें इंसानी टांगे दिखाई देती हैं। बाहर से कियारा के पति की आवाज आती है, जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। कियारा ये सोचकर कि ये उसका पति है, दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन मैडलिन उसे रोक देती है। मैडलिन कहती है कि रात के अंधेरे में कोई भी इंसान कमरे तक नहीं आ सकता। कियारा को मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं होता, तो मैडलिन उसे अपने पति से ऐसा सवाल पूछने को कहती है जिसका जवाब केवल वे दोनों जानते हों। कियारा एक किताब के बारे में पूछती है, लेकिन बाहर खड़ा इंसान कोई जवाब नहीं देता, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो एक वॉचर है। वॉचर उनके बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। इससे पता चलता है कि वॉचर्स इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। इस हरकत से वॉचर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और शीशे को जोर जोर से मारने लगते हैं, जिससे उसमें एक बड़ी दरार आ जाती है। मैडलिन समझदारी दिखाते हुए सबको शीशे के सामने खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है और वे चले जाते हैं। मीना मैडलिन को बताती है कि उन्होंने गड्ढे से सामान चुराया था, जिससे मैडलिन बहुत गुस्सा होती है कि उन्होंने दूसरा नियम भी तोड़ दिया। अगली सुबह मैडलिन गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। लेकिन अब उन्हें जंगल में बहुत अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगती हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर होता है, जो बात बात पर गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ कियारा, जिसे पहले उम्मीद थी कि उसका पति जिंदा है, उसे अब पता चल चुका था कि वो वापस नहीं आएगा।
वो वॉचर्स के गड्ढों में कूदकर अपनी जान देने का फैसला करती है, लेकिन मीना उसे बचा लेती है। इसी बीच डेनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरीके से देखने लगता है और गुस्से में आकर उसे पेड़ से बांध देता है। डेनियल कहता है कि अब वो इस बुढ़िया के कोई नियम नहीं मानेगा। रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी। मीना मैडलिन के पास जाकर उसकी रस्सियां खोलने लगती है। डेनियल कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और मीना और मैडलिन को वॉचर्स के लिए बाहर छोड़ देता है। मीना और मैडलिन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। बाहर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और वॉचर्स के आने का समय हो जाता है। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक घने पेड़ के नीचे छिपना पड़ता है। थोड़ी देर बाद उन्हें वॉचर्स के गुर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी समय मीना और मैडलिन के साथ हमें भी उन वॉचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। वे लंबे, पतले और खतरनाक थे। वे अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए सेफ रूम तक पहुंचते हैं। जब वे देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं है, तो वे उन्हें खाने के लिए जंगल में ढूंढने लगते हैं। जब वॉचर्स दूर चले जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डेनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। डेनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वो मीना तथा मैडलिन के लिए सेफ हाउस का दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद मैडलिन पहले तो डेनियल पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने इतने नियम तोड़ दिए थे, और कहती है कि इस बार वॉचर्स शायद उन्हें माफ नहीं करेंगे। फिर वो उन सबको आईने के सामने खड़ा करके वॉचर्स की सच्चाई बताती है। वॉचर्स का अतीत और प्रोफेसर का रहस्य मैडलिन खुलासा करती है कि ये वॉचर्स वास्तव में परियां फेरीज हैं। सैकड़ों साल पहले इंसानों ने उनकी शक्तियों से डरकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक गड्ढे में श्राप देकर कैद कर दिया था। जमीन के नीचे इतने समय तक रहने के कारण उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और सूरज की रोशनी उनके लिए तकलीफदेह हो गई। हालांकि उनमें रूप बदलने की शक्ति अभी भी थी। मैडलिन समझाती है कि वॉचर्स हर रात उन्हें इसलिए देखते हैं ताकि उनके रूप और व्यवहार को सीखकर इंसानी दुनिया में वापस रह सके, और उन्हें वहां रखा हुआ है। मैडलिन ने यह भी बताया कि जब एक बार वॉचर ने उसका रूप लेने की कोशिश की थी तो उसकी आंखें और बाल परफेक्ट नहीं थे। उनकी ये बातचीत पूरी होने से पहले ही वॉचर्स गुस्से में वापस लौट आते हैं और मैडलिन और मीना को अंदर देखकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चारों लोग दरवाजे तोड़ने के लिए एक मेज खींचकर सामने रखते हैं, पर वॉचर्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। इसी दौरान उन्हें फर्श पर एक कालीन के नीचे प्रोफेसर मार्टिन द्वारा बनाया गया एक बंकर मिलता है। वे इस बात से परेशान थे कि बंकर पूरे समय वहीं मौजूद था और वे तुरंत उसमें घुसकर गेट बंद कर देते हैं। बंकर के कंप्यूटर में मीना को पता चलता है कि प्रोफेसर मार्टिन ने ये जगह बनाई थी और वो वॉचर्स पर रिसर्च करने के लिए पैसों का लालच देकर इंसानों को यहाँ लाते थे और वॉचर्स के लिए छोड़ देते थे। प्रोफेसर की एक वीडियो रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि उन्हें एक ऐसी खास परी मिली जो दिन की रोशनी में भी गड्ढों से बाहर आ सकती थी, और उसने एक बच्ची का उत्तम रूप ले लिया था। प्रोफेसर ने उसे तुरंत नहीं मारा, बल्कि उसे पिंजरे में कैद कर लिया था। मीना सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें प्रोफेसर खुद को और उस कैद परी को मारने की तैयारी कर रहा था। मरने से पहले वो एक रिकॉर्डिंग छोड़ जाता है जिसमें वो बाहर निकलने का रास्ता बताता है। शाम को जिस दिशा में परिंदे भागते हैं उसी दिशा में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने अपनी रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से कहा था, अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद 2 गोलियों की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि उसने पहले परी को मारा और फिर खुद को गोली मार ली। इस सुबह वे बंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वॉचर्स ने उनका सेफ हाउस पूरी तरह तबाह कर दिया है। चूंकि उन्हें शाम होने का इंतजार किए बिना निकलना था, मीना अपने पैरेट को आजाद कर देती है और वे उसके उड़ने की दिशा का अनुसरण करते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है जिसे देखकर मैडलिन बताती है कि इंसान ने परियों के साथ बुरा किया, उन्हें जंगलों में फंसाकर खुद चले गए। वे नदी तक पहुंचते हैं जहां प्रोफेसर की नाव मिलती है। जैसे ही वे नाव में सवार होने लगते हैं, कियारा के पति की आवाज मदद के लिए आती है। डेनियल उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन बाकी लोग देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर है जिसने उनके सामने ही डेनियल का रूप ले लिया और उसे मार डाला। वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते थे, इसलिए मीना और कियारा नदी पार करके शहर पहुंच जाती हैं। शहर में रहस्य का उद्घाटन शहर पहुंचकर मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है। वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो प्रोफेसर के एक गुप्त शोध का खुलासा करता है। इंसान और परियों के बच्चों को हाफलिंग्स कहा जाता था और वे रूप बदलने में इतने माहिर थे कि वे मरे हुए इंसान का भी रूप ले सकते थे। मीना को तस्वीरें मिलती हैं जिससे पता चलता है कि मैडलिन प्रोफेसर मार्टिन की पत्नी थी। मीना कियारा को बुलाकर बताती है कि असली मैडलिन की कैंसर से मौत हो चुकी थी और उनके साथ रहने वाली मैडलिन वही विशेष हाफलिंग थी जिसे प्रोफेसर ने अपनी मृत पत्नी का रूप लेने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि वो दिन में भी बाहर आ सकती थी। तभी असली कियारा कार से आती है। मीना को एहसास होता है कि जो कियारा अब तक उसके साथ थी वो कियारा का रूप लिए हुए मैडलिन हाफलिंग थी।
मैडलिन कियारा के पति का रूप लेकर असली कियारा को बेहोश कर देती है। मैडलिन मीना को बताती है कि वो अकेली पड़ गई थी और प्रोफेसर के धोखा देने पर उसने उसे मार डाला था। वह मीना को मारकर उसका रूप लेना चाहती है। मीना अंत में मैडलिन को सच बताती है कि वो हाइब्रिड हाफलिंग है, आधी इंसान आधी परी, और इसलिए वो दिन में निकल सकती है, और ये कि वो अकेली नहीं है, ऐसे और भी हाफलिंग्स इंसानों के बीच रह रहे हैं। यह सच्चाई सुनते ही मैडलिन का शरीर अपने असली रूप में बदलने लगता है, उसके पंख निकल आते हैं और वो मीना को छोड़कर उड़ जाती है। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रहने लगती है, लेकिन वो अभी भी डरी हुई है। कहानी के अंतिम दृश्य में मीना के घर के बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई देती है, जो मैडलिन ही थी, जिसने इंसानी दुनिया में रहने के लिए एक नया और सुरक्षित रूप ले लिया था।